नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में ख़त्म कर लिया था पार्ट 1, तो आज से शुरू करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीसिएशन, क्या होता है इन सब का मतलब। इसमें एक चीज़ तो आपने, चलो इन्वेस्टमेंट तो आप सबको पता है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि कहीं पर पैसा लगाना, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट के बदले हमें क्या चाहिए होता है, आरओआई। आरओआई आरओआई दो चीज़ों की एब्रीविएशन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और, पर इसमें क्या है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई हम कहाँ पर अपना टाइम पैसा कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर हमें उम्मीद होती है कि वहाँ का रिटर्न जो है वो अच्छा आएगा। अब बच्चे जा रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, फॉरेन में, तो फिर वो पैसा क्यों लगाएंगे? वो पैसा जब ही तो लगाएंगे कि जब उन्हें लगेगा कि हमारे यहाँ पर आरओआई जो है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, वो इन कंपैरिजन टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है, तभी तो वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने। तो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ आरओआई एक रैशनल कंज्यूमर जो होगा हमेशा देखेगा, ठीक है। तो अब, और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कहीं का घाटा। कि भाई मान लो आपके पास एक कार है, तो अगर आप कार बेचने जाते हो 5 साल बाद, तो आपने मान लो 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, 5 साल बाद 10 लाख की तो नहीं बिकेगी ना। कितना रेट हो जाएगा उसका? 4 लाख, 3 लाख, गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से, कि गाड़ी कितनी डेप्रिसिएटेड है, कितनी ख़राब हालत में है, कितनी फंक्शनिंग उसकी कैसी है, कितने किलोमीटर चली है, वो सब देख दाख के वो खरीदेगा बायर जो होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अब पता लगेगा। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो। मैक्रो में क्या टर्म हमारा हमेशा साथ में रहेगा, नॉट इंडिविजुअल, इकोनॉमी हमारा हमेशा साथ में रहेगा। कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, की कंट्री का कोई कैपिटल स्टॉक है, उसमें क्या हो गया है, एडिशन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अब क्या होता है, दो फॉर्म में होती है, एक होती है ग्रॉस, नेट। ग्रॉस का मैं आपको हिंदी में मतलब बता देता हूँ मोटा मोटा, कि मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कितना है एग्रीगेट लेवल पे, अप्रॉक्स अप्रॉक्स लेवल पे, और ज़्यादा ही होता है ग्रॉस, अप्रॉक्स भी ज़्यादा वाला, ठीक है। नेट होता है मतलब सटीक, एकदम सटीक बताओ भाई कितना है, हर चीज़ एकदम बता के कि हाँ भाई सटीक बताओ नेट कितना है वो चीज़, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब क्या होता है, मोटा मोटा अप्रॉक्स कितना है, मतलब ज़्यादा में, कि कितने का होगा ये घर। जैसे मान लो हम कहीं घर इन प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, कितने की ज़मीन होगी, कितने रुपए स्क्वायर यार्ड्स होगा, 1 लाख रुपए गज। पर बाद में जब खरीदने जाते हैं, बातचीत होती है कि भाई यहाँ पर नो ड्यूज फॉर्म साइन हो रखे हैं, एनओसी हो रखी है एमसीडी के, इस पर कोई फाइन वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है, तो अब नेट अमाउंट बताओ इसका कितना है। ग्रॉस क्या पता 1.5 करोड़ निकले उस जगह का, नेट आए 1.2 करोड़, तो ये हो गया नेट। तो इसमें 30 लाख का फ़र्क है, 3 लैक्स का, तो ये क्या होगी, एक तरह से हमारी डेप्रिसिएशन, समझ गए। ग्रॉस रेट क्या हो गया उसका, 1.5 करोड़, 1.2 नेट हुआ, उसके बीच में जो लगा वो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये रियल एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अब पढ़ते हैं हम प्रॉपरली क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। बिफोर मेकिंग, डेप्रिसिएशन से पहले पहले का अमाउंट कितना था, वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट वहीं पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल एडिशन मेड टू द, एक्चुअल मतलब नेट, नेट एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज, गिवन पीरियड भाई 1 साल, अगर इसको जैसे गिवन पीरियड होता है 1 साल, इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे हम डेप्रिसिएशन की, ग्रॉस और नेट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। सही है ना, सही चल रही है क्लास तो। Depreciation refers to a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear। नॉर्मल वियर एंड टीयर, फाड़ फूड़ के मतलब
कोई भी उसमें जो नेचुरल लॉस होता है एक चीज़ का, जैसे हम गाड़ी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोहा गलने लग जाता है, ड्राइविंग जो है अनस्टेबल होने लग जाती है, गियर जो चेंज करते हैं वो टाइट होने लग जाता है, एक्सेलरेशन सही काम नहीं करता है, बहुत प्रेशर लगता है। तो ठीक है, ये सब होते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर जो होना ही होता है। पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, ऑब्सोलेंस भी मतलब क्या होता है, नुकसान ही होता है, पर क्या होता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि पता है भाई ये नुकसान। अब ऐसी तो कोई गाड़ी नहीं है जिसमें हमें पता नहीं है कि ये डेप्रिसिएट नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी ऐसी चमत्कारी गाड़ी अभी तक तो कोई नहीं बनी है कि जिसको हम कहें कि 5 साल बाद भी इतने की ही बिकेगी है, ये इसमें कोई खराबी नहीं आ सकती, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज चेंज इन टेक्नोलॉजी तो होगा ही, जैसे कि देखते हैं। और इस दुनिया में चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, मतलब चेंज इज़ रियलिटी, चेंज इज़ कांस्टेंट, चेंज होता रहेगा हर चीज़ दुनिया में, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल गया एंड में, ग्रॉस वैल्यू क्या हो जाएगी किसी भी चीज़ की, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, या उल्टा लिखना है, उल्टा भी लिख सकते हैं, नेट वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इतनी मैथ्स तो आई होप आप सबको आती होगी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के कुछ नाम है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है भाई सब चीज़, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है बहुत। ऑल्टरनेटिव नेम्स, इनका कंसेप्ट याद रख लो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की रिप्लेसमेंट में कितनी कॉस्ट जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो हमने लगाई है उसका क्या कॉस्ट है, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस की हमने कितनी कैपिटल को कंज्यूम करा है उसका अलाउंस कितना हो गया, वो डेप्रिसिएशन। तो ऐसे कंसेप्ट से याद रखना है, ठीक है। रटना भी ज़रूरी है पर कंसेप्ट से याद रखोगे तो ज़्यादा ज़रूरी, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज मेनली ड्यू टू, 3 रीज़नों की वजह से होता है भाई, 3 रीज़नों की वजह से। अभी पता है हमने नॉर्मल वियर एंड टीयर, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब जो नॉर्मली उसमें ऑब्सोलेंस आता है, ठीक है। पैसेज ऑफ टाइम की भाई, टाइम भी 4 साल 5 साल किसी चीज़ को हो जाता है पड़े पड़े, जैसे लोहा होता है वो गलने लग जाता है, पैसेज ऑफ टाइम में उसकी मरम्मत ना करो तो कितनी भी कर लो वो तो गलेगा ही भाई। कोई भी चीज़ होगी, रेफ्रिजरेटर होगा, आपकी अलमीरा होगी, वीक तो होती ही जाएगी, ऐसा नहीं, वो मजबूती तो नहीं होगी जब खरीदी थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मैंने अभी कहा था इसको ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमें आता हुआ जो खतरा है, जो डेप्रिसिएशन हमें पता है, पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी होती है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या हो सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गई, लॉस, थेफ्ट, ये क्या चीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मैं कैपिटल लॉस, और इससे में एक ही चीज़ बचा सकती है, मतलब ये बुक में नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज इंश्योरेंस। याद है, इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं किसी का दे नहीं सकता, किसी मूवी का। अब मुझे ध्यान है मैंने एग्जाम्पल क्यों लिखा है, जैसे शॉप, आपको धीरे धीरे याद आएगा मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। एक शॉप है, ठीक है, किसी ने ली हुई है, तो उसमें क्या आ जाता है कुछ टाइम बाद, अर्थक्वेक, उसके आसपास इलाके में अर्थक्वेक आ गया, तो क्या हो गया, शॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। अब इस दुकान वाले ने क्या लिया हुआ था, इंश्योरेंस लिया हुआ था, उसमें क्या था, कहीं भी मेंशन नहीं था, उसमें साफ लिखा हुआ था जो इंश्योरेंस उसने लिया था कि भाई तुम्हें पैसा कब नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब कोई भी भूकंप, तूफान, आंधी आ जाए, उससे आपकी दुकान अगर ध्वस्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो इंश्योरेंस वाले को ही थप्पड़ मारता है। पहले उससे वो क्या पूछता है, सवाल क्या पूछता है कि आप बताओ कि हर इंसान में आपको भगवान दिखते हैं, वो कहता है हाँ दिखते हैं, हर इंसान, मेरे हाथों में भी भगवान है। तो क्या उसका चाटा मार देता है, चाटा मार देता है, फिर कहता है भाई मैंने नहीं किया, एक्ट ऑफ गॉड है।
तो दूसरा मारता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि क्या आंसर है ये, कि भाई इंश्योरेंस और किस लिए होता है, कि नुकसान हुआ है तो दो ना, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना, तो मैंने इंश्योरेंस इसलिए तो लिया था कि दो। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? अगर जो लोग इसको गैस कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, OMG। OMG मूवी का नाम था, जिसमें जयंती, जो भी वो परेश रावल जो कैरेक्टर कर रहे हैं, उनकी दुकान जो है वो टूट जाती है अर्थक्वेक के कारण, और उनको एक्ट ऑफ गॉड के तहत उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता है जिसका वो केस लड़ते हैं। ठीक है, देख लेना मर्जी हो तो। अब आते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब टैक्सेस की तरफ। ठीक है, टैक्स तो आप सबको पता ही होगा, टैक्स क्या है, जो हम देते हैं, भरते हैं इस कंट्री में रहने के लिए, इस कंट्री की सुविधाओं को यूज़ करने के लिए, जो हम टैक्स, जो पैसा देते हैं सरकार को, वो क्या होता है? टैक्स। और जिसके टैक्स स्लैब्स होते हैं अलग अलग, कि जिसकी इतने से इतने इनकम है वो इतना % टैक्स देगा ईयरली, जिसका इतने से इतना है वो इतना देगा, 1 करोड़ प्लस है तो इतना देगा, वगैरह वगैरह। तो वो क्या होता है? टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सब्सिडीज तो आपने पक्का सुना होगा, वो तो आपको पता भी होगा क्या होता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? सरकार के द्वारा दी गई छूट। किसको? फर्म्स को। हमें नहीं दी जाती सब्सिडी, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है। सब्सिडीज भाई हमें नहीं मिलती है, फर्म्स को मिलती है। क्यों? फर्म्स का एक रोल होता है सोशल, मतलब सोसाइटी के लिए, सोशल मान लो, सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी वेलफेयर के लिए। भाई अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, अच्छी खड़ी हो जाती है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, तो उस पर एक सोसाइटी वेलफेयर का एक क्या बोलते हैं, उसका इनिशिएटिव होना ही चाहिए कि सोसाइटी के लिए वो कंपनी क्या कर रही है। अब मान लो आईटीसी है, आईटीसी क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। क्या बनाती है? तंबाकू वगैरह बनाती है। पर क्या करती है? क्लासमेट जो आपकी कंपनी है, क्लासमेट जो आपकी कंपनी है, वो भी आईटीसी की है। ठीक है, जिसकी आप नोटबुक्स यूज़ कर रहे हो, क्या पता उसी में आप नोट्स लिख रहे हो इस टाइम, आईटीसी की है। तो वो क्या है? आपने आईटीसी के बुक कॉपीज रजिस्टर्स के पीछे देखा होगा कि अगर आप क्लासमेट्स की ये खरीदते हो तो क्या है, इसका इतना % गर्ल्स एजुकेशन में जाता है। तो वो क्या हो गया? सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है ना, वो चीज़ क्या हो गई? सोसाइटी वेलफेयर के लिए हो गई। तो इसलिए सब्सिडीज दी जाती हैं ऐसी कंपनीज को अलग अलग चीज़ों पे। अब इसमें क्या है, गैस सिलेंडर्स जैसे हैं, सब्सिडाइज रेट होता है, इसका भी हम सब्सिडीज में पढ़ लेंगे, मैं अभी पता। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है जो अक्सर आता है एग्जाम्स में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज में डेप्रिसिएशन की तरह है कि ग्रॉस से माइनस हो रही है, तो क्या निकलता है? नेट। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। अगर हम, ये ग्रॉस है और ये क्या? नेट है। कुछ भी चीज़ ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल जीएसटी हमारा यस इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी हो गई, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज ऑन लिकर हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ हो गई। ये क्या हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। चलो साथ साथ बताता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। सीधा हमारी डिस्पोजेबल इनकम पर लगाए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और क्या हो गया हमारा कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स ये क्या हो गए डायरेक्ट टैक्स। इसको अभी नहीं पढ़ना है हमें, ये बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। बस सब्सिडीज किस पे मिलती हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, ठीक है। नहीं, सब्सिडीज किसका पार्ट है? एनआईटी का, हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। रेफर टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सब्सिडीज क्या होती है? अब सब्सिडीज अभी मैंने बताया द फाइनेंशियल असिस्टेंस
प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स, अभी मैंने क्या बताया, फर्म्स को दी जाती है टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर, सेम चीज़ मैंने अभी बताई थी। ठीक है, जैसे एलपीजी सिलेंडर क्या है, सोल्ड एट सब्सिडाइज रेट, जैसे अभी क्या रेट चल रहा है उसका, 1100 चल रहा है मेरे ख्याल से, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था 1100 है, तो सब्सिडाइज रेट पे वो कितने का मिलता है, 700-800 का मिल जाता है शायद। तो सब्सिडी, ये जो 300 रुपये हम कम दे रहे हैं, ये हमारी तरफ से सरकार किसको दे रही है, कंपनी को दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया। फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, जिसका एब्रीविएशन है हमारे एमपी, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मार्केट प्राइस, एफसी, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, उससे अच्छा कौन जानता है, इतनी बार पढ़ा चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस भी पूरा समझाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जाके पहले देख लेना जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली ही क्लास थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसकी लास्ट स्लाइड बहुत ही अच्छे से समझाई है। पूरी वीडियो ना भी देखनी हो, लास्ट स्लाइड पर सीधा कर लेना, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। बार बार क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो पूरी क्लास लेट हो जाती है, फिर मन भी नहीं है, मतलब बार बार एक चीज़ को, क्योंकि उस टाइम एकदम फ्लो में और अच्छे से समझाया हुआ था। पर वह ये प्रोडक्शन प्रोसेस छोटा छोटा समझा देता हूँ कि कंपनी जो होती है वो क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, किसकी मदद से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से, जो हमें जो उनको फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिससे वो गुड्स बनाती है और हमें फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, जिनको वो खर्च करते हैं जो कंपनी के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ऐसे क्या है, पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड, प्रोडक्ट और सर्विस इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये इसका फॉर्मूला है। हमने एनआईटी को पढ़ा, इसी के लिए पढ़ा कि मार्केट प्राइस, जिसको हम मान लो सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो आप, और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, हमारी कॉस्ट प्राइस। जिसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हो उसको पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, और इसको आप बोल सकते हो ये है सीपी प्लस प्रॉफिट। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, पर ये एक्चुअल में फॉर्मूला है मैथ्स में, आप रिलेट कर सकते हो कि मार्केट प्राइस को क्या नाम दे दिया आपने, सेलिंग प्राइस, फैक्टर कॉस्ट को क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस, प्लस क्या कर दिया, प्रॉफिट। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। जब मान लो कि फैक्टर कॉस्ट, मान लो एक शर्ट है, एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, उस मैंने आपको प्रोडक्शन बाउंड्री समझाई थी कि कैसे एक फार्मर प्रोड्यूस करता है कॉटन को, फिर जो थ्रेड बनाता है, फिर एक जो प्रोड्यूसर है थ्रेड बनाता है, फिर अगला जो प्रोड्यूसर है उसी थ्रेड की एक शर्ट बनाता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, फिर वो रिटेलर क्या है, कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, तो ऐसे ही इतनी सारी स्टेजेस से होकर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट जो उसमें लगी होती है, करीब करीब 3,000 रुपये की फैक्टर कॉस्ट लग जाती है एक शर्ट में। पर उसका जो मार्केट प्राइस है कि जो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर जो है बेचता है, जो रिटेलर होता है वो 4,000 का बेचता है। ठीक है, तो इसके बीच का कितना डिफरेंस हो गया, 1,000 रुपये। तो यही मान लो जो प्रॉफिट है वो इसमें एनआईटी के बराबर है। हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 1,000 रुपये के। कोई भी चीज़ आई, 3,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, 1,000 रुपये उस पर टैक्स लग गया है, यानी कि जो कि हो गया ये तो 33.33% उस पर क्या लग गया, टैक्स लग गया, जिससे उसकी मार्केट फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई, मार्केट प्राइस कितना आ गया, 4,000 रुपये। ठीक है, चलो एक बार दोबारा समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल के उससे ही। शर्ट बनी, पूरा प्रोडक्शन बाउंड्री से होते हुए शर्ट कितने की बनी, आपकी 3,000 रुपये की। इसमें इतना मटेरियल लग गया, हर चीज़, फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई हमारी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इस पे क्या है, 1,000 रुपये क्या लग गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी लगता है। ठीक है, कोई भी सामान परचेज करने जाएंगे तो 1,000 रुपये क्या लग गया इस पे, एनआईटी, दैट इज जीएसटी। ठीक है, तो ये कितना हो गया है अब,
इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई है, अब ये शर्ट बिक रही है 4,000 रुपये की मार्केट में, ठीक है। दैट इज एमपी। बड़ा ही सरल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ ली। अब क्या आ गए हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं एनएफआईए, ठीक है। कि बाहर से कितना पैसा आ जा रहा है उसकी भी तो थोड़ी सी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना इकोनॉमी में, कि भाई कितना एफडीआई आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, किस किस एक्टिविटीज़ में लग रहा है, तो उससे जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इकोनॉमी को क्या है, बाहर का भी तो आईआर भी तो देखना पड़ता है ना, बाहर का कि क्या चल रहा है भाई, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या है इकोनॉमी को देखनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं चलता है बिल्कुल भी, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सारे देशों से कितना पैसा आया, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आता है डेवलप्ड नेशन से, ज़्यादातर जो पैसा होता है, और हम किसको ज़्यादातर पैसा देते हैं, डेवलपिंग नेशंस को। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में क्या है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उनको बाजरा देते हैं। बाजरा उनकी न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको क्या करता है, पूरा करता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेन्स नहीं होते हैं इतने, ठीक है। और इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, अगर उसका एरिया कंपेयर किया जाए, तो हम क्या करते हैं, उनकी फाइनेंशियल एड करते रहते हैं। जैसे कोविड में भी वैक्सीन्स हमने भेजी पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो वो क्या था, हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं फीफा, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं फीटा। तो एनएफआईए इज फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फीफा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा जो फुटबॉल देखते हैं, ठीक है। फीफा माइनस फीटा, तो फीफा क्या है, इट इज़ द फैक्टर इनकम पेड टू दी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स को पेमेंट मिलती है कहाँ से, अदर कंट्रीज से, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 जरूर देख के आए, जब भी पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। फीटा क्या होता है, इट इज द इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रिटेन अर्निंग्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है। समझ में आ गया फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉडर होता है, तो उसमें क्या डोमेस्टिक इनकम और एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है, इसके बाद भी कोई स्लाइड है क्या, नहीं, ठीक है। एनएफआईए कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब भाई ये तो हमेशा नहीं होगा ना एक इकॉनमी में कि जो हमारी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई है वो इक्वल ही हो, कि हमने किसी और को मदद के लिए भेजी हो। मतलब जितना पैसा हमारे पास आया, ज़रूरी नहीं है ना कि हम उतना ही पैसा बाहर हेल्प के लिए भी भेजें। तो कभी कभार क्या है, ये 3 केस बनते हैं। एनएफआई इज़ पॉजिटिव व्हेन फीफा इज़ ग्रेटर देन फीटा। जो इनकम रिसीव्ड हुई है, इनकम क्या है, रिसीव्ड हुई है, वो ग्रेटर है इन पेमेंट, पेमेंट मतलब हमने जो हेल्प करी है बाहर, या पैसा बाहर भेजा है। और एनएफआईए नेगेटिव कब होता है, कि जो इनकम रिसीव्ड है किसी भी फॉर्म में, वो क्या है, स्मॉलर है हमारी पेमेंट से, मतलब हम पैसा ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं और पैसा आ कम रहा है। और इक्वल जब होता है, जब बिल्कुल ही फीफा जो है वो फीटा के इक्वल हो, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता एक रुपया बिल्कुल सेम। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी इन तीनों में से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो हमें क्या टिक करना है, फीफा इज इक्वल्स टू फीटा, दैट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। हर कोई इकॉनमी भी नहीं चाहेगी कि हमारा इक्वल हो, सारी इकॉनमी क्या चाहेगी, फर्स्ट कंडीशन कि हमारी जो इनकम है वो हमारी पेमेंट से हमेशा ज़्यादा ही रहे, बजट जो हमारा सरप्लस में ही रहे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, नेट
कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, इसमें भी नेट आ गया। क्यों? इसमें क्या करते हैं हम, ये इस कंपोनेंट में क्या होता है कि जो पैसा जो है, एक सेकेंड, जो इनकम है वो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ के रेजिडेंट वाले को कितना दे रहे हैं, जो बाहर रह रहा है, जो अब्रॉड में रह रहा है, इसका डिफरेंस, और माइनस जो हम पेमेंट दे रहे हैं नॉन रेजिडेंट को जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के काम कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। नेट इनकम, नेट यहां भी आ गया। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वही इनकम, जो इनकम है या जो पेमेंट है दी जा रही है रेजिडेंट्स को प्रॉपर्टी की। ठीक है, जो कहाँ है, इंडिया में रह रहे हैं, आउटसाइड रह रहे हैं, सॉरी इंडिया में नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं, माइनस या प्लस जो भी बड़ा होता है इनमें से, इनकम रिसीव्ड हो रही है एनआरआई के थ्रू, एनआरआई के, मतलब जो भी है, बेसिकली जो भी है, एक फाइट चलती है। एक डिफरेंस होता है इसमें, क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक का जो कंसेप्ट है, नेशनल और डोमेस्टिक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स यहां भी आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है भाई, कभी आपने टर्म सुना हो अकाउंट्स में किसी में, नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ये वो प्रॉफिट होता है जो कॉरपोरेट टैक्स एंड डिविडेंड्स के बाद कंपनी के पास बच जाता है। ठीक है, कि कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स को देना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स किसको देना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है। उसके बाद जो पॉजिटिव जो रिजर्व करके रख रखा है उसको क्या बोलते हैं, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो इसका भी कि नेट रिटेन्ड अर्निंग्स किसको दिए हैं, रेजिडेंट को दिए हैं जो क्या है अब्रॉड में है, और नॉन रेजिडेंट को दिए जो क्या है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो फाइट किसकी चलती है, नेशनल एंड डोमेस्टिक की। इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि वही ज़रूरी होता है हमें नापना इकोनॉमी को। ठीक है, डिफरेंट केसेस ऑफ एनएफआईए, डिफरेंट केसेस तो ऐसा कुछ है नहीं, यही थे तीनों, यही थे, मैंने तो लिख दिया है। कंपोनेंट्स भी हो गए। ये स्लाइड क्यों है आई डोंट नो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ भी छोटा नहीं है, लग रहा है नशे में बनाई है मैंने। डिफरेंट केसेस ऑफ, अच्छा यार मैं भी पागल हूँ, यहीं बता देते। इसमें मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ, 2-3। मान लो मैं एनएफआईए जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें फीफा है 100, फीटा गिवन है 50, तो एनएफआईए कितना होगा, एनएफआईए हमारा क्या हो जाएगा, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, 100 माइनस 50, तो हमारा एनएफआईए टोटल कितना हो गया, 50। अब इसमें एक यूनिक कैलकुलेशन है जो बताने लायक है। अगर आपको वो फंसाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको फंसाए कि एनएफआईए फाइंड करना है, ठीक है भाई, एनएफआईए को पता करना है, गिवन फीफा माइनस 100 एंड फीटा 80। ठीक है, अब इसमें थोड़ा जिसका मैथ्स कमजोर है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। भाई इसमें आंसर क्या, हमें साफ सीधा आंसर क्या लिखना है, जिसकी मैथ्स बिल्कुल बेसिक करनी है। एनएफआईए कितना हो जाएगा हमारा, एज इट इज़ लिखना है, माइनस को छोड़ना नहीं है यहाँ पर, एज इट इज़ माइनस 100, और फीफा तो आगे माइनस होता ही है, माइनस 80। तो माइनस 100 और माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस
180, तो NFI हमारा क्या हो गया, -80। तो हम अगर नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। तो NFIA की जगह हम क्या करेंगे, -180 ही पुट करेंगे, 180 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है, जो है आपका NFIA पता करो, सिर्फ क्या गिवन है, फीटा गिवन है। तो NFIA ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा हमारा, NFIA ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा हमारा, फीफा कितना है, 0 है, फीफा गिवन ही नहीं है तो क्या लेट करेंगे, 0। तो 0 - 80, दैट इज -80। ये हैं कुछ डिफरेंट केसेस आपके NFIA के, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, दोनों को एक साथ देखना, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे अब नेशनल इनकम, जहाँ ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, ठीक है। आप नोट्स की टेंशन भाई बिल्कुल मत लो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नीचे गूगल ड्राइव का लिंक होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।